हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं UGC नेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस। इसमें हम राजनीति विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसका कथन है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, ना कि प्रतिक्रिया, संभावना है ना कि संरक्षण, सुधार है ना कि प्रति सुधार। ये कहा है डेविड ईस्टन के द्वारा। उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है ना कि प्रतिक्रिया, संभावना है ना कि संरक्षण, सुधार है ना कि प्रति सुधार। यह कथन डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसा हम अपना कोट उतारते हैं। ये कहा था डेविड ईस्टन के ही द्वारा। हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। यह कथन डेविड ईस्टन का है। ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद को एक वैचारिक क्रांति कहा जाता है क्योंकि यह राजनीतिक प्रतिक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न बताइए। पहला है, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वातंत्र्य बोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है? तो ये CB मैकफर्सन के द्वारा व्यक्त किया गया है। स्वातंत्र्य बोध। मैकफर्सन के अनुसार उदारवादी चिंतन 17वीं शताब्दी से ही अव्यक्त धारणा पर आधारित था। यह धारणा को मैकफर्सन ने स्वातंत्र्य मूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। कथन कहता है कि FA हाइक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निस्संदेह स्वतंत्रता का अपर्दन करता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ये निर्बंध व्यापार के समर्थक हैं और कीन्स के अर्थशास्त्र एवं कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। हाइक बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल करना चाहते हैं और यह सुझाव देते हैं कि राज्य को बाजार तंत्र से बाहर कुछ सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए परंतु बाजार तंत्र के कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हाइक ने कल्याणकारी राज्य के संस्थापकों की कुछ नीति की आलोचना की है। नव उदारवादी विचारक हाइक हैं। इन्होंने द रोड ऑफ सेफ्टडम 1944, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी 1960 पुस्तक लिखी हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए। मार्क्स ने विचारधारा एवं विज्ञान में अंतर किया है। सही हो जाएगा। नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया है जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। डी टैसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा है। ये भी सही है। डेनियल वेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की है। तो ये गलत हो जाएगा। डी गलत है और सभी सही हैं। डेनियल वेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की है। यह कथन गलत है। वेल ने विचारधारा के अंत की चर्चा की है। नेक्स्ट है, किसके लिए विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? तो ये लेनिन से संबंधित हैं। लेनिन के अनुसार किसी भी वर्ग को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है। पूंजीवादी विचारधारा से टक्कर लेने के लिए साम्यवादी विचारधारा का विकास एवं प्रचार सर्वथा आवश्यक है। लेनिन ने दल का सिद्धांत एवं लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया है। इनकी इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917, व्हाट इज टू बी डन 1902 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइए। कार्यों का विभाजन अभिव्यक्ति के अंतर पर निर्भर नहीं करता। तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा, राज्य को व्यक्ति का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है। ये सही है। तीसरा, एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये भी सही है। राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। तो ये भी सही हो जाएगा।
प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार की 3 प्रमुख स्रोत हैं, इच्छा, भावना और ज्ञान। इस आधार पर प्लेटो ने समाज के 3 वर्गों की पहचान की है। इसमें इच्छा की प्रधानता है, वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं। उनमें भावनाओं की प्रमुखता है, वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं। जो ज्ञान से संपन्न हैं, वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? तो अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति कौन सी नहीं है, बताइए। पहला है सार्वजनिक हित में शासन है, विधि सम्मत शासन भी है और इच्छुक प्रजा की सरकार भी है, लेकिन प्रजा की गरिमा से असंगत ये इनकी संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति निम्न है। पहला, सामाजिक हितों में शासन, विधि सम्मत शासन और इच्छुक प्रजा की सरकार। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है? तो ये कहा गया है हॉब्स के द्वारा। किसने कहा है? हॉब्स ने कहा है। समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है, यह कथन हॉब्स का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करते हैं? तो ये करते हैं लॉक। लॉक सीमित मर्यादित राज्य की बात करते हैं। यह राज्य के विधायी, कार्यकारी एवं संघीय शक्ति के अस्तित्व की बात भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? तो रूसो का कौन सा विचार नहीं हो जाएगा? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, तो ये सही हो जाएगा। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, ये भी है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, ये भी सही है। सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है, ये गलत हो जाएगा, ये रूसो का विचार नहीं है। रूसो के विचार निम्न प्रकार हैं। कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। दूसरा, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। तीसरा, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छाओं का मिश्रण है, ना कि योग का। नेक्स्ट है, J.S. मिल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। J.S. मिल बताते हैं आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, ये भी सही हो जाएगा। उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा, स्वतंत्रता में वे कार्य सम्मिलित होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। J.S. मिल के संबंध में निम्न कथन सत्य हो जाएंगे। पहला, आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है। और तीसरा, स्वतंत्रता में वे कार्य सम्मिलित होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी समाजवाद नहीं है? तो आदर्शवादी समाजवादी नहीं है एंजल्स, जबकि सेंट साइमन, प्राउडवॉन और फ्यूरियर, इनका संबंध आदर्शवादी समाजवाद से है। प्रारंभिक समाजवाद को स्वप्नलौकिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विचारक आते हैं: सेंट साइमन, प्राउडवॉन, फ्यूरियर, रॉबर्ट ओवन। एंजल्स स्वप्नलोकीय समाजवाद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राजसत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक एवं सच्चाई युक्त राजनीति कार्रवाई है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। गांधीवादी के अंतर्गत सत्याग्रह सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है। यह तरीका तब अपनाया जाना चाहिए जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाए कि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तब चाहे उसे जितनी भी बाधाएं या यातनाएं क्यों ना सहनी पड़े, अपने मार्ग से तनिक भी विचलित ना होना सत्याग्रह है। सत्याग्रही अपने आप को कष्ट पहुंचाकर, जैसा कि अनशन करके विरोधी के मन को आंदोलित कर देता है, जिससे वह अन्याय के मार्ग से हटकर न्याय के मार्ग पर चलने के लिए नैतिक रूप से विवश हो जाता है। इसी रूप में वह निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न है। नेक्स्ट आते हैं, किसने नारा दिया है कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? ये अरविंद के द्वारा घोषित किया गया नारा है। नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं का नारा अरविंद ने दिया है। अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन
किया है उनकी पुस्तक द लाइफ डिवाइन में और सिंथेसिस ऑफ योगा में। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित प्रश्न। पहला है राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या होगा। तो राजनीतिक विकास के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है समानता, फिर क्षमता और फिर होता है विभेदीकरण। समानता, दूसरी क्षमता, फिर होता है तीसरा विभेदीकरण। राजनीतिक विकास के निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम क्या होगा। पहला है गेट कीपिंग एट बाउंड्री, पहला। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक नियम। तीसरा संचार चैनल और चौथा है घटाव प्रक्रिया। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम होगा। पहला गुट, दबाव गुट और राजनीतिक दल दबाव की भूमिका निभाते हैं। दूसरा मांगों पर सांस्कृतिक तंत्र का गड़ा या कड़ा अंकुश होता है। तीसरा मांग संप्रेषण वाहिकाओं के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली के भी पहुंचती हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ है रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान भी मांगों को नियंत्रित कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। पहला राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का ही एक समूह होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा राजनीतिक संस्कृति का अनुभाविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो यही गलत हो जाएगा, सेकंड गलत है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उसके संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये सही है। राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण होता है, जैसा कि राजनीतिक सामाजिकरण, तो दूसरा गलत और सभी सही है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला राजनीतिक संस्कृति का मूल आधार व्यक्ति एवं समाज के राजनीतिक मूल्य एवं विश्वास होते हैं। दूसरा राजनीतिक संस्कृति केवल तथ्यों का सामूहिक एवं समन्वय रूप है। तीसरा राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ इकाई पर निर्भर करती हैं या राज्यों या इकाइयों पर निर्भर करती हैं। तो भारत में तो केंद्र को दी गई हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में ही जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह राज्यों के पास होती हैं, भारत को छोड़कर। निम्न देशों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य इकाइयों में निर्भर करती हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही है, बताइए। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संवैधानिक संस्था है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा यह सामान्यतः एक सलाहकारी निकाय है, ये भी सही हो जाएगा। यह कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, नहीं। कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस बहसों में प्रायः भाग लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहले दोनों सही हैं और लास्ट के सी और डी गलत हो जाएंगे। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभाग से संबंधित विषयों पर लिखित राय ले सकते हैं। इस रूप में कैबिनेट एक सलाहकारी निकाय होता है। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक राज्य के आकार एवं जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसलिए आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक राज्य के आकार एवं जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन रूसों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग्स सिद्धांत दिया है, तो ये दिया गया है आलमंड और बैरवा के द्वारा। आलमंड एवं बैरवा ने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग सिद्धांत दिया है। इन्होंने द सिविक कल्चर पुस्तक में इसको लिखा है। निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द केस शब्दावली को गढ़ा है, तो ये हो जाएंगे केनेथ वेल्डिंग। केनेथ वेल्डिंग ने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए द स्टिक, द डील, द केस शब्दावली को गढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है, तो सहकारी संघवाद के अंतर्गत आते हैं विकेंद्रीकरण एवं राज्य की अधिक जिम्मेदारी।
सहकारी संघवाद का लक्षण है विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट आते हैं, किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसमें अपनाई गई है फिलिबस्टरिंग। किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में फिलिबस्टरिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति क्या है? तो इसका न्यायिक पुनर्वलोकन। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है। नेक्स्ट दिए गए हैं नीचे कथन कारण दिए गए हैं, सही गलत बताने हैं। कथन कहता है कि तुलनात्मक राजनीति का विज्ञान है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभाविक पद्धति पर निर्भर करती है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। तुलनात्मक राजनीति का विज्ञान है तथा यह अध्ययन अनुभाविक पद्धति पर आधारित है, अतः विकल्प में आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ है? तो ये हो जाएंगे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देश के अनुसार दूसरे की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, संकल्पना और उनके चिंतक बताइए। पहले आता है बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? तो बहुसंस्कृतिवाद संबंधित है भीकू पारेख जी से। नेक्स्ट आते हैं उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध है माइकल फुकोट से संबंधित है। और शिक्षा तंत्र का संबंध है फ्रेडरिक ए हायक से। और समुदायवाद का संबंध है एमिटाई एसजियोनी से। नेक्स्ट आते हैं संकल्पना और उनसे संबंधित चिंतक। पहले आते हैं बहुसंस्कृतिवाद का संबंध है भीकू पारेख जी से। उत्तर आधुनिकतावाद का सिद्धांत माइकल फुकोट से संबंधित है। शिक्षा तंत्रवाद का संबंध है फ्रेडरिक ए हायक से। और समुदायवाद का संबंध है एमिटाई एसजियोनी से। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को सम्मिलित कर बनाई गई है। तो भारत की जो संविधान सभा है इसमें सम्मिलित हैं ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के 4 सदस्य और देशी रियासतों के 93 सदस्य। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को सम्मिलित करके बनाई गई थी। पहले ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य थे, 292, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 थे और देशी रियासतों से 93 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, दर्शन और उनके निर्देशक सिद्धांत बताइए। जो दर्शन किसके द्वारा दिया गया है? जैसे कल्याणवाद, यह बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर से संबंधित है। समाजवाद का संबंध है समान कार्य हेतु समान वेतन से, समाजवाद से संबंधित है। गांधीवादी दर्शन का संबंध किससे है? जो गांधीवादी दर्शन है इसका संबंध है कुटीर उद्योग का संवर्धन से। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से। तो दर्शन का नाम और उनके निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार हैं। कल्याणवाद का संबंध है बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर से। समाजवाद का संबंध है समान कार्य हेतु समान वेतन से। गांधीवादी दर्शन का संबंध है कुटीर उद्योग का संवर्धन से। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 के काम में और अनुच्छेद 51 में उसके भी काम दिए गए हैं। भारत के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि अध्यादेश अल्पमत की सरकार को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अपरिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। तो ये सही हो जाएगा पहला। दूसरा, हाल की गठबंधन सरकार ने अपने जो सहयोगियों हैं उनके साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेश का उपयोग किया है।
तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। अध्यादेश अल्पमत की सरकार को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अपरिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल होता है। हाल की गठबंधन सरकारों के अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेश का उपयोग किया गया है, परंतु ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद सत्र में न रहने पर जारी करता है, मतलब जब संसद सत्र नहीं होता तब अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट को जारी करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 23 और 226 के तहत याचिका जारी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के नाम और नए राज्य की मांग बताइए। गुजरात स्वराष्ट्र की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में गोरखालैंड की बात की जा रही है, नहीं की जा रही गोरखालैंड की याद, तो बी गलत हो जाएगा। राजस्थान में मध्य प्रदेश की बात की जा रही है और महाराष्ट्र के लिए विदर्भ चाहिए, तो बी इसका गलत हो जाएगा। गोरखालैंड उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि गोरखालैंड पश्चिम बंगाल से एक अलग राज्य के रूप में मांग बहुत समय से आंदोलनकारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था अध्यक्ष। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे, जो कि संविधान के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय निम्न प्रकार से हैं। पहला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जबकि जो संघ लोक सेवा आयोग है ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा सैलवी मामले में दिए गए निर्णय 210 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसमें मानसिक निजता का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सैलवी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान समय में सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है और उसे 2 संघराज क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संसद और उनके प्रमुख मुद्दे, भारतीय शासन से संबंधित मुद्दों से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है? तो ये की गई थी बोहरा समिति के द्वारा। बोहरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। नेक्स्ट आते हैं, स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित का परिणाम है। तो ये परिणाम रहे हैं क्षेत्रीय दल के उदय से। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्यों की राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्रीय दल के उदय का परिणाम रहा है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो ये केरल में सत्ता में आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में केरल में पहली बार सत्ता में आई थी। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की है? तो इन्होंने मंडल पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता समिति 1977 ने मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट आते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है, तो ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है।
नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है तथा यह प्राचीन संस्था है। लॉर्ड हैवार्ट ने इसे नवीन निरंकुशता कहा है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कोट, उनका प्रयोग करके उनको सही कालक्रम में बताइए। लोक प्रशासन के विकास से संबंधित है। पहला दिया गया है राजनीति प्रशासन द्विभाजन, पहला आ जाएगा। दूसरा सिद्धांत उपागम, तीसरा पारिस्थितिकी उपागम और चौथा है लोक नीति उपागम। लोक प्रशासन के विकास में निम्न चरणों का सही कालक्रम होगा। पहले राजनीति प्रशासन द्विभाजन जो कि 1887 से 1976 तक रहा है। सेकंड है सिद्धांत उपागम, ये 1927 से 1937 तक चला। पारिस्थितिकी उपागम ये 1947 से 1970 तक और लोक नीति उपागम ये 1970 के बाद से शुरू हुआ। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आई थी, तो ये आई है 1960 के दशक में। लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच 1960 के दशक में अस्तित्व में आया। किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं MP फॉलेट। MP फॉलेट ने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अप्रोच संगठन के बारे में वर्नाट के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो संगठन के बारे में वर्नाट के सिद्धांत की विशेषता रही है सामान्य प्रयोजन होता है, संचार होता है, सहयोग करने की इच्छा होती है, लेकिन सामान्य उत्प्रेरक नहीं होता। वर्नाट के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिन हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समावेत की जाती हैं तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत संयंत्र की पद्धति, नीति एवं नियम सम्मिलित होते हैं जो यह अधिव्यक्त करते हैं कि तकनीकी उत्पादन के कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा। यह मानव संगठन एक तकनीकी संगठन के मध्य अपेक्षित संबंधों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के नौकरशाहियों की राजनीति गतिविधियों से संबंधित है, तो ये संबंधित है मास्टरमैन समिति। मास्टरमैन समिति ब्रिटेन की नौकरशाहियों के राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट आती है, नीचे दिए गए हैं कुछ कथन, उन पर विचार कीजिए। और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी किया था, उसको बताना है कौन से जारी किए गए थे इसमें, तो इसमें माध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान किया गया था और दूसरा निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का भी प्रावधान किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक सेवा सुधार समिति ये अधिनियम 1978 ने जारी किया था। पहला मध्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान और दूसरा कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। हेनरी फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं, इनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं: योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। फ्योल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिए गए हैं, प्रदत्त विधायन नहीं है, तो प्रदत्त विधायन में अधीनस्थ विधायन होता है, कार्यकारी विधायन होता है, नियम बनाने की शक्ति होती है, लेकिन अध्यादेश बनाने की शक्ति इसके अंतर्गत नहीं होती। प्रदत्त विधायन के निम्न लक्षण होते हैं: पहला अधीनस्थ विधायन, दूसरा कार्यकारी विधायन और तीसरा नियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नागरिक शिकायत निवारण और उनके देश बताइए। पहला दिया गया है प्रोक्यूरेटर प्रणाली, इसका संबंध है रूस से। दूसरा प्रशासनिक न्यायालय, यह फ्रांस से संबंधित है। ओम्बुड्समैन का संबंध है स्विट्जरलैंड से और संसदीय आयुक्त का संबंध है ब्रिटेन से। संसदीय शिकायत निवारण का संबंध देश। प्रोक्यूरेटर का संबंध है फ्रांस से। प्रशासनिक न्यायालय का संबंध है फ्रांस से। ओम्बुड्समैन का संबंध है स्वीडन से और संसदीय आयुक्त का संबंध है ब्रिटेन से। नेक्स्ट आते हैं, पदोन्नति के लिए लोक
अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारण की प्रक्रिया का उद्भव हुआ था, यूएसए से हुआ था। अमेरिकियों ने कार्यकुशलता मापन को एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना दिया है। इन्होंने कर्मचारी कुशलता का निर्धारण करने के लिए इनका गणितीय, स्वसंचालित, विशुद्ध एवं अत्यंत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक बनने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंधित है? तो इनका संबंध है जॉन हट्स से। हट्स यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंधित विचारक जॉन हट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, बेकरेट और वेरिट्स ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। ये वर्ग हैं, पहला है प्रभाव संबंध, दूसरा है वैध संबंध और तीसरा है शक्ति संबंध। बेकरेट और वेरिट्स ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला प्रभाव संबंध, दूसरा वैध संबंध, तीसरा है शक्ति संबंध। नेक्स्ट आते हैं, फैनन ने पहली बार थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था। वह किस देश से थे? तो इसने तो आंसर ही नहीं दिया। जो फैनन हैं, इन्होंने पहली बार थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं? तो ये हो जाएंगे फ्रेडरिक सुमैन, नेक्स्ट है निकोलस स्पाइकमैन और एडवर्ड कैक्सा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम के समर्थक निम्न प्रकार हैं। पहले आते हैं E.H. कार, फ्रेडरिक सुमैन, निकोलस स्पाइकमैन, चार्ल्स वेयर्ड और रेनहोल्ड नीवर आदि। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव है? ये कहा गया था हेनरी बोल के द्वारा। हेनरी बोल ने यह घोषणा की थी कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का एक अंग था? तो ये जर्मनी का था। अभी हाल में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का अंग जर्मनी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? तो राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत आती है सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति, लेकिन सामाजिक शक्ति इसके अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में निम्न प्रकार से आते हैं, सैन्य शक्ति है, आर्थिक शक्ति है और मनोवैज्ञानिक शक्ति है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार का सहमति नहीं दी है कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? तो इसकी सहमति नहीं दी है, एर्नोल्ड वाल्टर्स ने नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत एर्नोल्ड वाल्टर्स ने इस विचार का समर्थन या सहमति नहीं दी है कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से किस पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? तो पूर्ण निशस्त्रीकरण व्यापक निशस्त्रीकरण को कहा जाता है। व्यापक निशस्त्रीकरण को पूर्ण निशस्त्रीकरण कहा जाता है। पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण के आशय एक ऐसी विश्व व्यवस्था से है जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय एवं भौतिक साधन समाप्त कर दिए गए हों। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? तो ये H.J. मैकेन्थाउ के द्वारा कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्या एवं राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यह कथन H.J. मैकेन्थाउ से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, आसियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये कंबोडिया ने 1999 में आसियान की सदस्यता ग्रहण की है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न। पहला है, किसने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की है? तो ये की गई थी सवाजेन वर्जर के द्वारा। किसने? सवाजेन वर्जर के द्वारा की गई है। सवाजेन वर्जर ने गुट निरपेक्षता की एक
स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं था? तो शार्क का नहीं है म्यांमार, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान है। शार्क के अंतर्गत 8 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान एवं श्रीलंका है। म्यांमार शार्क का सदस्य नहीं है। शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट आते हैं विविध से संबंधित प्रश्न। पहले दिए गए हैं लेखक और उनसे दी गई हैं पुस्तकें। पहले दिए गए हैं एरिड लिस्फार्ट, इनका संबंध है पैटर्न ऑफ डेमोक्रेट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस इन 36 कंट्रीज। नेक्स्ट आते हैं थॉमस ह्यूगलिन, इनका संबंध है कंपैरेटिव फेडरलिज्म से। और जियोबानी सतोरी का संबंध है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग एंड इंक्वायरी इनटू स्ट्रक्चर्स, इंसेंटिव एंड आउटकम से। नेक्स्ट आते हैं रोनाल्ड एल वाट्स, इनका संबंध है कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम से। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें। एरिड लिस्फार्ट का संबंध है पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेट्स, फॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस इन 36 कंट्रीज। नेक्स्ट आते हैं थॉमस ह्यूगलिन, इनका संबंध है कंपैरेटिव फेडरलिज्म से। नेक्स्ट आते हैं जियोबानी सरतोरी, इनका संबंध है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग इन इंक्वायरी इनटू स्ट्रक्चर, इनिशिएटिव एंड आउटकम्स। नेक्स्ट आते हैं रोनाल्ड एल वार्ड्स, इनका संबंध है कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के उपागम और उनकी पुस्तक और लेखक बताइए। पहले आते हैं ऐतिहासिक उपागम, इनका संबंध है द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन स्टेटस, बीपी मेनन से संबंधित है। संस्थागत उपागम का संबंध है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मॉरिस जॉन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं विधिक उपागम, इनका संबंध है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलन गैलिडहिल से। और राजनीतिक सामाजिक उपागम का संबंध है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस, रोडोल्फ एंड रोडोल्फ से। इनका सही क्रम होगा भारतीय राजनीति का पुस्तक एवं लेखक के नाम इस प्रकार हैं। और अध्ययन करने के उपागम, पहले आते हैं ऐतिहासिक उपागम, द इंटीग्रेशंस ऑफ इंडियन स्टेटस, बीपी मेनन से संबंधित है। नेक्स्ट आती है संस्थागत उपागम, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मॉरिस जॉन से संबंधित है। नेक्स्ट है विधिक उपागम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलन गैलिडहिल से संबंधित है। और राजनीतिक सामाजिक उपागम, द माइनिटी ऑफ ट्रेडिशंस, रोडोल्फ एंड रोडोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, बताइए। पहले दिए गए हैं एस.एम. लिपसेट, इनका संबंध है पॉलिटिकल मैन, दी सेशन बेसिस ऑन पॉलिटिक्स, पहला सही है। दूसरा लेनिन की दी गई है नियो कॉलोनिज्म, दी लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म, इनकी पुस्तक नहीं है तो बी गलत हो जाएगा। एल एंडरसन से दिया गया है ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, ये भी सही हो जाएगी। और चार्ल्स टिली की पुस्तक दी गई है फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवोल्यूशंस, तो ये भी सही है। न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म, यह पुस्तक केवेम नुकुरहम के द्वारा लिखी गई है। जबकि न्यू कॉलोनिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यह लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी जो पुस्तक है वह एल एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, फिर में से पुस्तक और लेखक बताने हैं। तो पहली पुस्तक दी गई है फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका संबंध है फेड डब्ल्यू रिंग से। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इनका संबंध है विवाल्टी से। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट का संबंध है जेला पोलम्बरा से। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव, इनका संबंध है फेरल हेडी से।
पुस्तक और उनके लेखक बताइए। पहले आते हैं फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट, इनका संबंध है फेड डब्ल्यू रिंग से। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स का संबंध है विवाल्टी से। और ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट का संबंध है जेला पोलम्बरा से। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस का संबंध है आ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव फेरल हैडी से। नेक्स्ट आते हैं संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है बताइए। पहला, कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। यह समग्र रूप से संगठन का इसके परिवेश के संबंध में अध्ययन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा, यह संगठन और उसके माहौल की सूचनाओं और संसाधनों के लिए परस्पर आश्रित के रूप में देखता है, तो ये भी सही हो जाएगा। व्यवस्था सिद्धांत संगठन का एक व्यापक उपागम है जिसमें वास्तविक रूप से जोर समूचे व्यक्ति एवं कुल संगठन पर रहता है। यह व्यवस्था सिद्धांत किसी संगठन का विभिन्न भागों में अलग अलग अध्ययन करने की वजह संगठन को समुचित रूप में और बड़े एवं बाहरी वातावरण के भाग के रूप में देखता है। इससे यह भी पता चलता है कि किसी संगठन के किसी एक भाग की गतिविधि का प्रभाव अन्य प्रत्येक भाग की गतिविधि पर पड़ता है। यह व्यवस्था के अनुसार विकल्प बी व्यवस्था उपागम के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पिफर्नर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया है, तो इन्होंने सामग्री एवं आपूर्ति को किया है। स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य एवं शक्तियों को इनमें शामिल नहीं किया गया है। पद्धति एवं प्रक्रिया को किया गया है और प्रशासनिक जवाबदेही को भी इसमें शामिल किया गया है। फिटनर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य एवं शक्ति को शामिल नहीं किया गया है। इसमें निम्न बातों को सम्मिलित किया गया है, जैसे सामग्री और आपूर्ति, पद्धति एवं प्रक्रिया और प्रशासनिक जवाबदेही। नेक्स्ट आते हैं E.H. कार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो E.H. कार के द्वारा लिखी गई है 20 ईयर क्राइसिस। E.H. कार ने 20 ईयर्स क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है बताइए। पहली पुस्तक है विलियम सी ओल्सन की द ग्रोथ ऑफ आ डिसिप्लिन से, पहली सही हो जाएगी। नेक्स्ट है G.F. कैनन का संबंध है अमेरिकन डिप्लोमेसी से, ये भी सही है। रशेल H. फ्रीफील्ड का संबंध है दी इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट स्टाइस हुप एंड स्टेफेनो पसोनी का संबंध है इंटरनेशनल रिलेशंस जनरल थ्योरी, ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। रॉबर्ट स्टाइज हुप और जो रॉबर्ट स्टाइड हुप हैं और स्टीफन पसोनी है, इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस जनरल थ्योरी की रचना नहीं की है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेपर 2015 का, इसको करेंगे हम नेक्स्ट डे। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।